तारास बुल्बा असत्ता ताहिर पेश कदर रुमाना शाहिद। चैप्टर 3 माँ। सब सो गए, चारों तरफ खामोशी छा गई। बस इन दोनों बेटों की माँ थी जो जाग रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो सो ही नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलते हुए वो अपने सोए हुए बेटों के पास पहुंची और इन पर झुक गई। वो गहरी नींद सो रहे थे, इनके बाल उलझे हुए थे। माँ अपनी मोहब्बत भरी उंगलियों से इनके बाल सहलाने लगी। वो आंसू बहा रही थी, इसकी रूह इसकी आंखों में सिमट आई थी। आंसू बहाती हुई आंखों से वो मुसलसल अपने बेटों को देख रही थी। हाँ, ये इसके दिल के टुकड़े थे जिन्हें इसने जन्म दिया था, अपना दूध पिलाया था, पाल पोस कर जवान किया था। वक्त ने कभी इतने मोहलत न दी थी कि वो इन्हें जी भर के देख सके। वो इन्हें अपने दिल की बातें सुनाना चाहती थी, लेकिन वो इनकी नींद खराब करना नहीं चाहती थी। वो बहुत मध्यम आवाज में बड़बड़ाने लगी, जैसे अपने आप से बातें कर रही हो। मेरे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है? इसके चेहरे की झुर्रियों में आंसू कपकपाने लगे। कभी इसका चेहरा कितना खूबसूरत था, इसकी जिंदगी की खुशियाँ कितनी मुख्तसर थीं। चंद लम्हे, मोहब्बत की पहली गर्मी, जवानी की पहली ताजगी और तड़प। फिर इसके शौहर तारास बुल्बा ने अपनी तलवार, घोड़े, जंग, अपने साथियों और अपनी बदमस्तियों की खातिर इसे नज़रअंदाज कर दिया। वो पूरे पूरे साल की जुदाई के बाद भी 2-3 दिनों के लिए अपने शौहर को देखती और फिर महीनों इसका कोई अता पता चलता न खबर मिलती। और जब वो इसके साथ रहती तो उसे हर लम्हे अपनी तौहीन का डर रहता। बाज़-औक़ात इसका खावंद तारास बुल्बा किसी भी बात पर इसको पीटने लगता था। वो सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। मोहब्बत और सुकून के लम्हे बहुत कम थे, जो हवा के झोंके की तरह आते और चले जाते और अपने पीछे दुख, मुशक्कत और हब्स छोड़ जाते। इसकी जवानी ऐसे ही बीत गई। हुस्न आबोताब खो बैठा, इसके सारे अरमान दम तोड़ गए। सब कुछ बर्बाद हुआ तो बर्बादी के इस मलबे से एक नई जज्बे ने जन्म लिया, ममता का जज्बा। और वो अपने बच्चों की दिन रात खिदमत करने लगी। और अब इसके बच्चे, इसके बेटे, इसके लाल इसे छोड़ कर जा रहे थे। जब इन्हें शहर के मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा गया था तो वो ये जानती थी कि वो एक दिन वापस आ जाएंगे। और अब वो वापस भी आ गए थे, लेकिन एक दिन के लिए। और सुबह वो जा रहे थे। और अब वो कुछ नहीं जानती थी कि फिर इनसे कब मुलाकात होगी, अपने बेटों को फिर कब देख सकेगी। शायद ये आखिरी मुलाकात हो। वो कांप रही थी। कौन जाने, पहली ही जंग में इनके सर कट जाएं। इसे तो कोई ये भी नहीं बताने आएगा, ना इसे खबर मिल सकेगी कि इनकी तन तनहा लाशें कहाँ पड़ी हैं। शायद गिद्ध इनकी तिक्का बोटी कर डालें। वो लरज रही थी। अपने बेटों के खून के एक कतरे के बदले में वो अपनी जान दे सकती थी, लेकिन वो बेबस और मजबूर थी। वो इन्हें अपने पास नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो कज़ाक तारास बुल्बा के बेटे थे और वो तारास बुल्बा की बीवी थी और इसके सामने दुम न मार सकती थी। वो दिल से उठने वाली आहों के तूफान को दबाए डुबडुबाई आंखों के साथ गहरी नींद सोने वाले अपने बेटों को तकती जा रही थी। चांद बहुत देर तक सोने वाले कज़ाक बाप और बेटों, खसोखाशाक दरख्तों पर अपनी चांदनी बखेरता रहा और उजाला होने लगा। बेचारी माँ अपने बच्चों के सहारे बैठी इन्हें देखती जा रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। वो उजाला होने तक वहीं बैठी रही। तारास बुल्बा यकदम नींद से बेदार हुआ और कपड़े झाड़ उठ खड़ा हो गया। पिछली रात इसने जो फैसला किया था उसे याद था। लड़कों, उठो, बहुत सो चुके, जाने का वक्त हो गया है। उठो, घोड़ों को पानी पिलाओ। फिर अपनी बीवी को अपने बेटों के पास बैठे देख कर बोला, मेरी बूढ़ी बीवी, तू यहाँ क्यों बैठी है? उठ जल्दी कर, हमें खाने को कुछ दो, बड़ा लंबा सफर करना है। बेचारी बूढ़ी माँ अपने आप को घसीटते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। आंसुओं से आंखें भरी थीं और वो नाश्ते की तैयारी में मसरूफ हो गई। बाहर तारास बुल्बा अहकामात जारी कर रहा था। लड़कों ने जल्द ही अपनी काया तब्दील कर ली। सुर्ख मराक्षी लंबे कोट पहने जिनकी एड़ियों पर चांदी का काम हुआ था। चौड़ी ढीली पतलूनों पर सैकड़ों चुन्नटें थीं।
اور ان کے ساتھ بندھی ڈوریاں لٹک رہی تھیں۔ سرخ آتشی رنگ کے کوٹ کمر پر خوب کس کے مرصع پیٹیوں سے بندھے ہوئے تھے اور ان میں منقش ترکی پستولیں گھسی ہوئی تھیں۔ کمر سے لپٹی تلواریں ایڑیوں تک پہنچتی کھڑکھڑا رہی تھیں۔ پوستین کی ٹوپیاں سروں پر تھیں جن کے چندوے سنہری کپڑے کے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو یوں بنے سنورے دیکھا تو ایک بار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو بند آنکھوں سے بہہ کر گرنے لگے۔ وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہ لا سکی، حالانکہ دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ ان کے لیے ناشتہ لے آئی، شاید یہ آخری ناشتہ تھا جو وہ اپنے بیٹوں کو پیش کر رہی تھی۔ جب وہ کھا پی رہے تھے تو خاموش ایک طرف بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو تاراس بلبا نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ان بیٹوں کی ماں ہے۔ کچھ اپنے دل کی وجہ سے اور کچھ پرانی رسم نبھانے کے لیے خیال سے اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی اب اپنے بچوں کو دعا دو۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو اپنے بیٹوں کے لیے سراپا دعا تھی۔ تاراس بلبا بولنے لگا، بیوی خدا سے دعا کرو کہ یہ بے جگری سے لڑیں، ہمیشہ سورما بن کر کارنامے انجام دیتے رہیں۔ ہاں، خدا سے دعا کرو اگر یہ سورما بن کر بہادری کے کارنامے انجام نہ دے سکیں تو خدا ان کو نیست و نابود کر دے، یہ اپنا نشان بھی دنیا میں نہ چھوڑ سکیں۔ وہ کھڑی رہی، خاموش۔ وہ ایسی بددعا کیسے ہونٹوں پر یا دل میں لا سکتی تھی؟ تاراس بلبا نے اپنے بیٹوں سے کہا، آگے بڑھو بیٹو، اپنی ماں کے پاس جاؤ، ماں کی دعائیں لو۔ ماں کی دعا خشکی اور پانی ہر جگہ آدمی کی حفاظت کرتی ہے۔ دونوں بیٹے ماں کے قریب گئے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ہر ماں کی طرح اپنے بیٹوں کی محبت اور جدائی نے اسے بھی کمزور کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، آنسو بہاتی وہ انہیں دعائیں دیتی چلی گئی، خدا تمہارا حافظ و ناصر ہو، تمہارا بال بھی بھیگا نہ ہو، اپنی ماں کو نہ بھلا دینا، مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہنا۔ پھر اس کے الفاظ کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چلو بچوں، اب چلتے ہیں۔ ان کی سواری کے گھوڑے گھر کے اندر دروازے کے پاس تیار کھڑے تھے۔ سب سے پہلے تاراس بلبا اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ جب ماں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے بھی گھوڑے پر سوار ہونے لگے ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے آندری کی طرف تیزی سے بھاگی، لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ پھر پہلے اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑی اور اس کی زین کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی دوریاں اور غم بھر گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر گھوڑے کے ساتھ گھسٹتی رہی۔ یہ ایک دلسوز منظر تھا۔ تاراس بلبا نے اسے ڈانٹ کر کہا، بس بہت ہو گیا، اب گھر کے اندر جاؤ، اور وہاں الوداع کہنے والے دو طاقتور قزاقوں کو اشارہ کیا اور وہ بوڑھی عورت کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے گئے۔ دونوں بیٹے جن کی رگوں میں قزاقوں کا خون دوڑ رہا تھا اپنی ماں کی حالت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ آگے بڑھ رہے تھے لیکن ان کے دل اداس تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے باپ کے ڈر سے روکے ہوئے تھے۔ تاراس بلبا کا دل بھی پگھلے بغیر نہ رہ سکا، مگر وہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ چیپٹر 4 اپنی اپنی یادیں۔ یہ ایک بے رنگ دن تھا۔ کچھ فاصلہ طے کر کے انہوں نے گھوڑے روکے اور مڑ کر اپنے گاؤں کی طرف دیکھا جو ایک بڑے دھبے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں نوجوان زیادہ اداس ہو گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس گاؤں کو خیر باد کہا جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، وہ جہاں ان کی ماں اکیلی رہ گئی تھی، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب دوبارہ کب اس گاؤں میں آ سکیں گے۔ تاراس بلبا نے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تینوں سوار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بوڑھا تاراس بلبا ماضی کے گزرتے ہوئے دنوں کے متعلق بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے بہت دکھی ہو رہا تھا۔ کوئی قزاق کبھی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک نہ ایک دن سب کو بوڑھا ہونا پڑتا ہے۔ تاراس بلبا نے زور سے سر جھٹکا۔ وہ ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا، سیج میں اس کی اپنے کس کس پرانے ساتھی سے ملاقات ہوگی۔ اسے اپنے وہ ساتھی یاد آ گئے جو مر گئے تھے۔ ایک آنسو نے تاراس بلبا کی آنکھوں کو دھندلا دیا۔ اس نے غمگین ہو کر اپنا سفید سر جھکا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کے بیٹے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ وہ 13-14 برس کے تھے جب انہیں
कैफ में अकादमी में दाखिल करवा दिया गया था। ताराफ बुल्बा को दिल से ये मंजूर नहीं था कि वो अपने बेटों को तालीम दिलवाने के लिए शहर भेजे, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी। इस जमाने में हर साहब हैसियत फर्द की एक समाजी पहचान ये भी थी कि इसके बेटे तालीम याफ्ता हों। ताराफ बुल्बा का तो मिजाज ही ऐसा था कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि वो किसी से कमतर समझा जाए। इसलिए इसने भी अपने दोनों बेटों को तालीम दिलवाने के लिए कैफ की अकादमी में दाखिला दिलवा दिया। वैसे दिल में वो ये चाहता था कि ये रस्म तो पूरी हो जाए, लेकिन बाद में इसके बेटे इस तालीम को दिल से खुरश थे। ताराफ बुल्बा के दोनों बेटे खासी उम्र में तालीम हासिल करने के लिए शहर आए थे। इनके साथ ही पेशतर तालमे उम्र में इनसे छोटे थे। इस नए माहौल में इनका खूब मजाक उड़ाया गया। इनके लिबास और बालों पर शहरी लोगों ने भक्तियां कसी, लेकिन जल्द ही इन लड़कों को मालूम हो गया कि इन दोनों भाइयों के साथ उलझना या मजाक करना अपने आप को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। वो इंतहाई अक्खड़, बदमिजाज और लड़ाके थे। उन्होंने इब्तदाई दिनों में अपनी बहादुरी और जंगजूई की धाक बिठा दी। ताराफ बुल्बा का बड़ा बेटा रोस्ताब अपनी तबीयत और मिजाज के एतबार से अपने छोटे भाई आंद्री से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहला तालीमी साल शुरू हुआ तो इसने इब्तदाई दिनों में ही किताब फेंकी और भाग खड़ा हुआ। इसे वापस लाया गया और बड़ी बेदर्दी से इसे मदरसे से भागने की सजा दी गई, लेकिन रोस्ताब पर इसका असर कम ही हुआ। इसके बाद भी इसने 4 दफा पढ़ाई से जान छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की और हर बार इसे 4 चोट की मार पड़ी। वो तो शायद इसके बाद भी अपनी सी कोशिश करता, लेकिन ताराफ बुल्बा को अपने बेटे के कारनामों की खबर मिल गई। इसने अपने बेटे को धमकी दी, अब भी अगर तुम राह रास्त पर ना आए तो मैं तुम्हें 20 बरसों के लिए किसी राहब खाने में कैद करा दूंगा। रोस्ताब जानता था कि इसका बाप जो कहता है वो करके भी दिखाने का आदी है। इसने सोचा कि 20 बरस तक किसी राहब खाने में बंद रहने से तो ये बेहतर है कि जैसे भी हो सके किताब से दिल लगाने की कोशिश की जाए। आखिर एक दिन किताब और पढ़ाई से निजात मिल ही जाएगी। रोस्ताब ने पढ़ाई पर तवज्जो देनी शुरू कर दी और फिर अजीब बात यह हुई कि वो तालीम में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। इसे मेहनत करने की आदत पड़ गई और कुछ अरसे में ही इसका शुमार मदरसे के मेहनती और ज़हीन तालिबे इल्मों में होने लगा। ये बात अपनी जगह है कि इन्हें जो तालीम दी जाती थी इसका ताल्लुक इस ज़माने की ज़रूरतों और तकाज़ों से ना होने के बराबर था, और माशाअल्लाह इनके उस्ताद भी खासे गब्बी और जाहिल थे। रोस्ताब का छोटा भाई और ताराफ बुल्बा का छोटा बेटा आंद्रे मुख्तलिफ मिजाज का नौजवान था। इसे नित नई बातें सूझती थीं। वो खतरों से खेलने में कोई डर महसूस नहीं करता था, जबकि रोस्ताब बहुत मोहतात हो चुका था। वो बेहद हाजिर जवाब भी था। अक्सर वो अपनी हाजिर जवाबी की वजह से सजा से बच जाता था। वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देना चाहता था। इसके दिल में बड़ी बड़ी आरजुओं ने अपना घर बना लिया था और वो मौके की तलाश में था कि कब वो अपनी इन आरजुओं को अमली जामा पहनाता है। जब वो 19 बरस का हुआ तो इसके दिल में जवानी के जज्बात ने हलचल पैदा कर दी। इसका मिजाज रोमानी था। वो आवारा गर्दी करने लगा। वो कैफ शहर के इन हिस्सों और इलाकों में घूमता जहाँ उमरा के घर थे, यूक्रेनी और पोलिस्तानी घराने थे। इसके लिए बुलंद और खूबसूरत इमारतें एक अजूबा थी। वो घोड़ा गाड़ियों और खूबसूरत खवातीन को ताजुब और मुसरत से देखा करता था।